डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? मैं हूं DRX देवेशपाल और आज हम लोग रीड करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग जो है मेल वाला पार्ट पढ़ चुके थे। यानी कि जो पुंकेसर वाला पार्ट था या परागकण वाला पार्ट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में इस ऑडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी जिसे हम लोग बीजांड भी कह सकते हैं, तथा भ्रूणकोश यानी कि द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको अपन ओवुल कह सकते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक। तो अब हम लोग स्त्री केसर की बात करें तो ये एकांडपी हो सकती है यानी कि मोनोकार्पिलरी हो सकती है जिसमें एक स्त्री केसर होता है। बहुअंडपी हो सकती है जिसे अपन मल्टीकार्पिलरी कहते हैं, ये बहुस्त्री केसर हो सकता है। युक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस, इसमें एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं जो संयुक्त होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद बात करें वियुक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस, ये एक से अधिक स्त्री केसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। अब स्त्री केसर की स्त्री केसर की बात करें, ये फंबल हो जाता है। अब क्या करें, फंबल तो होता है क्योंकि पता नहीं क्या होता है। चलिए, तो स्त्री केसर की बात करें तो 3 टाइप्स होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का मतलब होता है स्टिग्मा, वर्तिका का मतलब होता है स्टाइल, जो हम लोग मारते हैं वो नहीं, ये इसका पार्ट होता है। एंड थर्ड होता है अंडाशय यानी कि ओवरी। अब बात करें वर्तिकाग्र की तो इसका काम क्या है, तो ये परागकण के अवतरण मंच का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि परागकण आएंगे तो वो कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पे, तो एक मंच है उसके लिए। इसके बाद वर्तिका की बात करें यानी स्टाइल की, तो ये दीर्घीकृत पतला भाग होता है। दीर्घीकृत यानी कि फैला हुआ, इलोंगेशन वाला पार्ट होता है, पतला भाग होता है। अंडाशय की बात करें तो इसके अंदर जो है एक गर्भाशयी गुहा होती है जिसके अपन कोष्ठक भी कह सकते हैं। तो ये अंदर की ओर क्या होता है, इसमें ये अंदर की ओर जो है अपरा में स्थित होती है, तो ये याद रखना। अंडाशय की बात करें तो यहाँ पे अपरा भी स्थित होता है, तो अपरा में स्थित होती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कहाँ होती है, तो ये होती है पुष्पासन में। अब अंडाशय की बात करें तो यहाँ पे बीजांडों की संख्या 1 होंगी, तो एग्जाम्पल क्या है, गेहूँ, धान और आम। और बीजांडों की संख्या अनेक होंगी, तो एग्जाम्पल है पपीता, तरबूज और आर्किड। तरबूज तो देखा ही होगा और अभी बहुत सारे आ भी रहे हैं तरबूज, तो खा भी रहे होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करें जो बीजांड होता है जिसको अपन ओवुल कहते हैं, सॉरी 1 मिनट, प्लेसेंटा की बात करें। प्लेसेंटा अपन ने देखा था कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है और अंदर की ओर जो है अपरा स्थित होता है। तो अपरा से उत्पन्न होता है दीर्घ बीजाणुधानी। दीर्घ बीजाणुधानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम। देखो, दीर्घ का मतलब बड़ा, बीजाणु का मतलब बीजाणु और धानी का मतलब होता है आवरण। तो ये दीर्घ बीजाणुधानी को सामान्यतः बीजांड कहते हैं यानी ओवुल कहते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग बात करें गुरु बीजाणुधानी जिसको अपन बीजांड कहते हैं यानी कि मेगास्पोरेंजियम और ओवुल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो होता क्या है, बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन न्यूसेलस कहते हैं यानी कि बीजांड काय कहते हैं। बीजांड का क्या होता है, तो भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद इसमें जो है स्थित होता है। क्लियर है, फिर से समझो, न्यूसेलस या बीजांड काय की बात करें तो इसी में जो है भ्रूणकोश या फिर जो है मादा युग्मोद्भिद स्थित होता है। न्यूसेलस की बात करें तो ये कोशिकाओं का एक पुंज होता है और केंद्रक की कोशिका जो होती है यहाँ पे उसमें प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। यानी कुल मिला के जो न्यूसेलस होता है उसमें बहुत सारा जो है खाना या आहार भरा रहता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो न्यूसेलस के चारों तरफ से एक आवरण होता है, तो इसमें 2 आवरण होते हैं, एक बाहर वाला होता है, एक आंतरिक वाला। तो बाहर वाले को अपन कहते हैं बाह्य आवरण यानी कि आउटर इंटेगुमेंट, और इनर वाले को अपन कहते हैं इनर इंटेगुमेंट यानी कि आंतरिक आवरण। अब जिस स्थान पे आवरण नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलेंट। इसके बाद हम लोग बात करें तो बीजांड द्वार के अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं निभाग यानी कि चैलेजा। इसको ये क्या होता है, तो इसको आधारी भाग का प्रतिनिधित्व ये करता है, यानी आधारी मतलब जहाँ पे बेस होता है यानी सबसे नीचे वाला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हाइलम की बात करें। एक स्ट्रक्चर होता है हाइलम जिसको अपन नाभिका भी कहते हैं, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नाभिका की बात करें तो बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का ये प्रतिनिधित्व करता है यानी जंक्शन पॉइंट होता है ये हाइलम। तो अब यहाँ पे बीजांड तो समझ में आ गया था हम लोगों को, ठीक है। तो ये बीजांड व्रंत क्या है, तो क्या होता है,
यहाँ पे ये जो सारा स्ट्रक्चर ये एक बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, और फ्यूनिकल जुड़ा होता है अपरा से। क्लियर है? तो सबसे पहले होता है अपरा, अपरा से जुड़ा होता है बीजांड ग्रंथ जिसको अपन फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल आगे जाके जो है पूरा आवरण बनाता है। तो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जिस जगह पे आवरण नहीं होता है उसका अपन माइक्रोफाइल एंड या फिर बीजांड द्वार कहते हैं। उसके अपोजिट साइड को अपन निभाग या चैलेजा कहते हैं जो आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद बात करें न्यूसेलस, इसमें बहुत सारा आहार भंडार रहता है। तो अब जो बीजांड व्रंत और बीजांड की बात करें तो इन दोनों को जहाँ पे मिलना होता है, इन लोगों का जहाँ संधि बिंदु होता है उसको अपन कहते हैं हाइलम। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करें तो एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होगा और एक भ्रूणकोश से जो है एक गुरु, फिर हम लोग रुक गए, चलो फिर से ट्राई करते हैं। एक बीजांड से बनेगा एक भ्रूणकोश और एक भ्रूणकोश से जो है एक गुरु बीजाणु निर्मित होगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग देखते हैं गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन देख रहे हैं जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंड इसी को हम लोग कह सकते हैं स्त्री या फिर मादा, या अपने अपनी लैंग्वेज में आप कह सकते हो बाई भी कह सकते हो, महिला भी कह सकते हो, जो कहना कह सकते हो। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्त्री युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल, जो 2n होती है यानी कि डिप्लॉयड होती है, जिसको अपन MMC सेल कहते हैं। सेल तो नहीं कहेंगे, मतलब MMC कहते हैं, क्योंकि सेल का कई तो हम लोगों ने सी लिया है, तो MMC। तो हम लोगों के पास मेगा स्पोर मदर सेल है। इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस से आपको पता है कि 4 कोशिका बनती है और वो अगुणित होती है। तो यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से आपको याद रखना है बीजाणु द्वार के पास वाले जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और ऊपर वाला जो एक गुरु बीजाणु रहता है वो क्रियाशील होता है और आगे जाके वो समसूत्री विभाजन करता है। लेकिन याद रखना, समसूत्री विभाजन केवल केंद्रक में होता है, यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति नहीं बनती है। तो अब क्या होगा, एक कोशिका से बनेंगे 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश यानी 2 केंद्रिकी भ्रूणकोश। फिर समसूत्री विभाजन होगा तो 4 केंद्रिकी भ्रूणकोश बनेंगे। फिर समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे 8 केंद्रिकी भ्रूणकोश हमारे पास में बन जाएगा। अब 8 की बात करें तो 3 केंद्रक होते हैं हमारे निभाग वाले सिरे पे और 3 होते हैं हमारे बीजाणु द्वार वाले सिरे पे, और बीच में जो 2 केंद्रक होता है इसको अपन कहते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियाई यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे बात करें तो ये अंड उपकरण के जो है नीचे बड़े केंद्रिकी कोशिका में ये स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, आगे चल के यहाँ पे कोशिका डेवलप हो जाएंगे तो उसको अपन केंद्रीय कोशिका कहेंगे। अंड उपकरण क्या है आगे देखेंगे अपन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अब 8 केंद्रिकी भ्रूणकोश के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होगा ना, तो 3 कोशिका तो ऊपर होंगी निभागी सिरे पर, जिसको अपन एंटीपोडल सेल कहते हैं। 3 कोशिका नीचे होंगी माइक्रोपाइल एंड पर, जिसको अपन बीजाणुद्वारी सिरा कहते हैं। तो बीजाणुद्वारी सिरे की बात करें तो पहली और आखिरी कोशिका को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड कोशिका या सिनर्जिड सेल, और जो बीच वाली कोशिका होती है उसको अपन कहते हैं एग सेल यानी कि अंड कोशिका। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो सिनर्जिड सेल थी यानी कि सहायक कोशिका, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं, तंतुरूप समुच्चय। ये करता क्या है, तो ये पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करें बीजाणु द्वार सिरे पे जो है 3 कोशिका जो होती है, तो उन तीनों कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं अंड उपकरण यानी कि एग एपरेटस, और बीच में जो होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हमारा जो भ्रूणकोश है वो परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने के बाद आपको याद रखना है कि परिपक्व भ्रूणकोश में जो है 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन। तो अब क्या क्या देख चुके अपन, हम लोग पिछले ऑडियो में जो है मेल वाला पार्ट देख चुके थे यानी कि एंथर। इस वाले पार्ट की बात करूं, मतलब अभी तक के हम लोग इस वीडियो की बात करें तो हम लोग कौन सा पार्ट देख चुके, फीमेल वाला। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, और भी टर्मिनोलॉजी होंगी तो जोड़ लेना,
उसे ही हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन या फिर परागण। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों को जो है 3 प्रकार से पॉलिनेशन देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आपको बेसिक तौर पे बता दूं कि पॉलिनेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको अपन कहते हैं स्वपरागण, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको अपन जेनोगैमी भी कहते हैं। तो ये होता है परपरागण या इसी को अपन जेनोगैमी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास में जो है 3 प्रकार से जो है पॉलिनेशन देखने को मिलता है। पहला ऑटोगेमी, दूसरा गिटनोगेमी और तीसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं जिसको अपन ऑटोगेमी और गिटनोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन और गिटनोगेमी का मतलब होता है यहाँ पे सजात पुष्पी परागण। क्लियर है? तो एनसीईआरटी इसको 2 टाइप मान रही है। ऑटोगेमी 1 हो गया, गिटनोगेमी 2 हो गया और तीसरा जो है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें 2 टाइप से ये होता है। मतलब एक होता है बायोटिक एजेंट के द्वारा यानी जीवी कारक जिसमें जीवन होगा, दूसरा होता है अजैव कारक यानी जिसमें जीवन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो अजैविक की बात करें तो ये इसमें होता है वायु परागण और जल परागण। वायु परागण को अपन कहते हैं एनिनोफिली और जल परागण को अपन कहते हैं हाइड्रोफिली। और जीवी की बात करें तो ये होता है प्राणियों के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में। तो एक पेड़ का जो एक पुष्प रहेगा और उस पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी कहते हैं। क्या समझ में आया? एक की पेड़ है, एक पेड़ का जो पुष्प है उसी पुष्प का जो उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी। अब सेकंड, एक पेड़ का जो पुष्प है उसका परागकण दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये जब जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक पेड़ पे 2 पुष्प है तो पहले पुष्प का जो परागकण है उसी पेड़ के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग कहते हैं गिटनोगैमी। क्लियर है? तीनों की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई हो तो मैं तो रिपीट नहीं करूँगा, आप ऑडियो को थोड़ा सा बैक कर लो तो ये रिपीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की शुरुआत करें तो पॉलिनेशन में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। डेफिनेशन हमें पता ही है। तो स्वपरागण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी कराने के लिए जो है ना हमेशा जो अंतःलैंगिक अथवा उभयलिंगी पुष्पों का होना बहुत ज़रूरी है यानी कि इंटरसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। ठीक है? क्योंकि देखो एक पुष्प में बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल का मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल वाला पार्ट भी होगा और फीमेल वाला, तभी तो ये ऑटोगेमी कर पाएंगे। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑटोगेमी की कि एक जो पुष्प है उसका परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र होगा। ये तभी संभव है जब पुष्प क्या होगा? बाइसेक्सुअल। इसके बाद बात करें तो ऑटोगेमी में एक पुष्प का जो परागकण है, एक पुष्प डेफिनेशन देखते हैं। एक पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उसको अपन ऑटोगेमी कहते हैं। अब ऑटोगेमी की बात करें तो परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावृत होता है और यहाँ पे पूर्ण संयोग निर्माण होता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावृत होता है। मतलब कि ये जो है या तो जो है परागकोश की बात करें या वर्तिकाग्र की बात करें ये खुलता है या अनावृत रहता है या नहीं खुलता। मतलब कि ये है एक चीज़ खुलेंगी, मान लो परागकोश खुल गया लेकिन वर्तिकाग्र अनावृत है, ढकी हुई है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से पूर्ण संयुग्मन होना ये पूरी तरीके से संभव नहीं है। यह अपेक्षाकृत क्या है? दुर्बल हो सकता है। यहाँ पे दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए यानी कि खुली होनी चाहिए। इसके बाद बात करें संयुग्मन के लिए क्या होना चाहिए? समकालिकता प्रदर्शित करना चाहिए। पौधे ने समकालिकता यानी कि होमोगेमी की आवश्यकता होती है। अब होमोगेमी क्या है? सम यानी कि समान, काल यानी कि समय। एक ही समय पे दोनों परिपक्व होने चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब आप ही सोचो कि आप
शाहरुख खान के सपने देख रहे हो। नहीं, एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा यार। अब क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, मान लो कि आप जो है अभी एक सुंदर सी जो है गर्ल्स हो और आप सोच रहे हो कि जो कैटरीना कैफ का जो है लड़का तैमूर, उससे मेरी शादी हो जाए। तो जब तक कि वो बड़ा होगा, जब तक कि आप बूढ़ी हो जाओगे, जो भी है, या बूढ़ी हो जाओगे, जो भी है, तो क्या संभव है? नहीं है संभव। चलो एग्जाम्पल तो बेकार था, पर समझ में आ गया होगा आपको कि समकालिकता का मतलब क्या होता है कि एक ही समय पे दोनों ने क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, तभी जो है संयुग्मन हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो परागकोश एवं वर्तिकाग्र जो है पास पास अवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो है परागकोश एक जगह पे है और वर्तिकाग्र बहुत दूर है। जैसे कि होता है, मान लो कि किसी की गर्लफ्रेंड यहाँ है और उस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड जो है दूसरी कंट्री में, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मिलने की बहुत जल्दी। तो यही कहानी है यहाँ पे भी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का कि कुछ पादप जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, जिसको कनकौवा भी कहते हैं अपन, इसको याद करने की ट्रिक है कि वायोला मीन्स बायो, तो बायो वाले पूरे बैल होते हैं जिनमें कम अकल होती है। माना कि हम बायो वाले हैं लेकिन हम कमीने हैं, हम याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो क्या है, बायो वाले पूरे के पूरे बैल हैं जिनमें कम अक्ल होती है। तो बायो से क्या हो जाएगा, वायोला, पूरे बैल होते हैं, बैल का मतलब ऑक्स यानी कि ऑक्जेलिस, जिसमें कम अकल होती है यानी कि कॉमेलिना। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में जो है दो प्रकार से पॉलिनेशन देखने को मिलता है, दो प्रकार से यहाँ पे पुष्प देखने को मिलते हैं। एक होता है कैस्मोगेमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगेमस, ठीक है। यानी एक में क्या होता है, उन्मिल परागणी, और एक होता है अनुन्मिल्य परागणी। यानी दो प्रकार से यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक जो फ्लावर है, मतलब एक पेड़ है और पेड़ में दो प्रकार के पुष्प लगे हैं। एक क्या होता है, ज़मीन के ऊपर लगे हैं, तो ज़मीन के ऊपर वाले फ्लावर को अपन कह देंगे कैस्मोगेमस फ्लावर, और जो ज़मीन के नीचे है उसको अपन कह देंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो सिंपल सी बात है कि जो ज़मीन से ऊपर है वहाँ पे परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होंगी, अनावृत होंगी। तो अगर अनावृत है यानी खुली हुई है तो होगा क्या, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैस्मोगेमस में दिया है कि परागकण की अनुपस्थिति में भी ये बीज पैदा कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर की। ये ज़मीन के नीचे है तो सिंपल सी बात है, अनावृत नहीं होंगे यानी कि बंद होंगे ये। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ऑटोगेमी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, कीट वगैरह के द्वारा। तो ज़मीन के नीचे तो कीट वीट कहीं से उड़ के आएंगे नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ऑटोगेमी। इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि परागकोश और वर्तिकाग्र जो है नज़दीक स्थित होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, इसमें दो प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। जो कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें तो ये ज़मीन के नीचे होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ऑटोगेमी देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए मतलब ऐसा नहीं कि बेड पे बैठे हुए कहीं हो तो आने लग जाओ मेरी तरफ, वहीं बैठे रहो, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो है सजात पुष्पी। तो सेकंड होता है, अब सोचो आप कोई बच्चा आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके देता तो कितना अच्छा होता है, मस्त बोलता सदात पुष्पी परागण में ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सुनने में भी आपको अच्छा लगता। पर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा रिकॉर्ड, तो मैं ऐसे करूँ तो हम लोग यहाँ पे बात करें। सेकंड हम लोगों को देखना सजात पुष्पी परागण, यानी कि इसको अपन कहते हैं गिट्नोगेमी। तो गिट्नोगेमी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये क्रियात्मक रूप से परपरागण है, लेकिन अनुवांशिक रूप से जो है स्वपरागण है। क्रियात्मक रूप से कैसे, देखो क्रिया मतलब कर क्या रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एक पेड़ था और एक पुष्प का जो परागकण है उसी पेड़ के
पुष्प की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर ही हो रहा था ना, क्रॉस कर रहा था, इसलिए क्रियात्मक रूप से ये जो है परपरागण है। लेकिन अनुवांशिक रूप से क्या है, ये एक ही पेड़ के दोनों पुष्प है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। तो याद रखना अनुवांशिक रूप से ये क्या है, स्वपरागण। अब अपन बात कर लेते हैं परपरागण के बारे में, यानी कि जीनोगैमी के बारे में, या इसको अपन कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये अनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। कैसे? तो हम लोग बात कर रहे हैं परपरागण क्या होता है, एक पेड़ का पुष्प दूसरे पेड़ की वर्तिकाग्र पे जाके जो है मतलब उसका परागकण आके मिलता है। तो एक पेड़ और दूसरे पेड़ की क्या होंगे, दोनों पेड़ के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलेंगे और मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं या फिर बच्चा बोल सकते हैं या जो भी है फ्लावर बोल सकते हैं। तो नई चीज़ें बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले अजीवी कारक जिसमें जीवन नहीं होता है, एबायोटिक एजेंट। तो ये बहुत कम पौधों में देखने को मिलता है। तो पहला जो है वायु परागण, जिसको एनिमोफिली अपन कहते हैं। तो एनिमोफिली की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक सामान्य परागण होता है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये याद रखना कि पुष्प कैसे होने चाहिए, हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। अगर आप वायु परागण होगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हल्के एवं चिपचिपाहट रहित परागकणों की आवश्यकता होती है। ऐसा ना हो कि परागकण कहीं से कोई लेके आ रहा हो और कहीं पे चिपक गए हों। इसके बाद बात करें यहाँ पे अनावृत यानी कि खुले पुंकेसर तथा वृहद यानी कि बड़ी एवं पिच्छ वर्तिकाग्र। पिच्छ का मतलब होता है पंख के समान वर्तिकाग्र होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें प्रत्येक अंडाशय में जो है एक बीजांड होता है, एक पुष्पक्रम होता है, लेकिन असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है भुट्टा, जिसको अपन कहते हैं कॉन्केव। तो इसमें होते हैं फुंदे, जिसको अपन टेंसिल कहते हैं। ये वर्तिकाग्र और वर्तिका होती है भुट्टे की। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। भुट्टे में आपने देखा होगा ना कि एक ही पुष्पक्रम होता है, लेकिन हम लोग बात करें बीज की बात करूँ तो बहुत सारे होते हैं, पुष्पगुच्छ की बात करें तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद घास की बात करूँ तो घास में जो है वायु परागण जो है सर्वदा सामान्य देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, ये याद रखना। तो पुष्पी पादपों की बात करें तो काफ़ी दुर्लभ। तो पुष्पी पादपों में ये जो है काफ़ी दुर्लभ देखने को मिलता है। लगभग 30 वंशों तक के ही ये सीमित है, अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। तो उदाहरण क्या है, एल्गी यानी कि शैवाल, निम्न पादप समूह जैसे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का विस्तार इसलिए सीमित था या रहा क्योंकि इसमें जो है नर युग्मक के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता थी। मतलब अब देखो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात करूँ तो इनका विकास नहीं हो पाया। क्यों विकास नहीं हो पाया? क्योंकि इनको जो है चुन्नू मुन्नू का अगर निर्माण करना है, यानी इनको निषेचन करना है, तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत होगी? उसके लिए जल की आवश्यकता होगी। तो मतलब जल है तो निषेचन होगा और जल नहीं है तो निषेचन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोफिली 2 टाइप से होती है। एक होती है हाइड्रोफिली, एक होती है इपीहाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? अधो जल परागण, जहाँ पे परागण जो है जल के भीतर होता है, यानी कि जल के अंदर होता है। दूसरा होता है इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जल की सतह पर परागण होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जल के अंदर यानी कि भीतर। तो यहाँ पे हाइड्रोफिली जो है जल के अंदर जो है परागकण होता है। किसमें देखने को मिलता है? एग्जाम्पल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है तो हाइड्रिला जो ताजे पानी में उगते हैं। दूसरा समुद्री घास जिसको अपन कहते हैं सिग्रासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब होता क्या है? टिप 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 पानी बहुत सारा है और पानी में जो है मादा पुष्प भी है और नर पुष्प भी है। होता क्या है? नर पुष्प जो है परागकण के लिए जल के अंदर जो बहुत सारे परागकण को छोड़ते हैं। मैंने शायद कुछ गलत बोला, फिर से देखते हैं। नर पुष्प क्या करते हैं? परागकण को जल के अंदर जो है बहुत सारे रिलीज करते हैं। अब होता क्या है? परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और पानी के भीतर जो गीले श्लेष्म आवरण द्वारा जो है संरक्षित रहते हैं। यानी कि गीले क्यों नहीं होते पानी में? क्योंकि यहाँ पे जो है गीले श्लेष्म यानी कि म्यूकस का एक आवरण होता है और मादा पुष्प के पास में ये पहुँचते हैं और जो है नए पुष्पों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, यानी कि बीज का निर्माण हो जाता है। क्लियर क्या यहाँ तक के? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इपीहाइड्रोफिली। कहाँ होगा? जल की सतह पे। एग्जाम्पल क्या है?
वेलिसनेरिया, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली जिसे अपन मुकुदनी कहते हैं। लास्ट है जोस्टेरा जिसको अपन समुद्री जली घास कहते हैं। तो अब याद रखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली से। तो देखो नाम में क्या लिखा है वाटर, तो जब भी आपको आएगा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में यहाँ पे परागण किसके द्वारा होता है। सिंपल सी बात है, जल लिखा है तो आप जल ही लगाओगे और 90% लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों में परागण होता है कीट और वायु के द्वारा, क्योंकि कहाँ पे हो रहा है, जल की सतह पर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, नर पुष्प पानी में, मादा पुष्प जो है पानी में है। मादा पुष्प में जो है लंबे डंठल जो है सतह पर पहुँच जाते हैं और नर पुष्प जो है नर पुष्प से परागकण निकलते हैं और ये पानी की सतह पर जाते हैं। कीट और वायु के द्वारा फिर ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग देख चुके अजैवी कारक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवी कारक की, यानी जिसमें जीवन होता है। तो अधिकतर ये उपयोगी होता है, यानी अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, मधुमक्खी यानी 80% पॉलिनेशन जो है मधुमक्खी के द्वारा होता है। फिर उसके बाद होते हैं भौरे यानी बम्बल बी, तितलियाँ, बटरफ्लाई, बर्क यानी बेटल, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आना जैसे बर्क क्या है, तो ये बाबा गूगल कर लेना। बीटल्स, चींटियाँ की बात करें तो एंट्स, सलब या कीट जिसको मॉथ्स कहते हैं अपन, ततैया, तथैया, तथैया देखा अपन है, ततैया जो प्यार इसी किस्सी लेता है हमारे गाल पे और हमारा गाल सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो ततैया। इसके बाद बात करें पक्षी, तो इसमें आता है सक्खोर आता है इसमें, सक्खोर तथा गुंजन पक्षी यानी सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड। इसके बाद हम लोग बात करें सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। इसके बाद चमगादड़ यानी बैट्स, वानरगण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी शाखाचारी, इसमें आते हैं कृंतक यानी कि रोडेंट्स। सरीसृप वर्ग में आते हैं गीगो छिपकली तथा उपवन छिपकली। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कीट परागण। तो कीट परागण के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पुष्प कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, सुगंध युक्त होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए जैसे कि आपके पास से आती है, मकरंद से भरपूर होने चाहिए। मकरंद क्या होते हैं, मकरंद की बात करें तो शहद जिससे बनता है ना उसको अपन मकरंद कहते हैं, जो मीठा मीठा होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पुष्प कैसे होने चाहिए, बड़े, रंगीन होने चाहिए, सुगंध युक्त होने चाहिए और मकरंद से भरपूर होने चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मक्खियों एवं बीटलों से परागित पुष्प मलिन गंध स्त्रावित करते हैं जिससे कि प्राणी आकर्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं, मधुमक्खियों में बीटल से परागित पुष्प जो परागित हो जाते हैं ना पुष्प, वो क्या करते हैं, गंध स्त्रावित करते हैं जिससे कि कोई भी प्राणी इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बात करें मतलब यहाँ पे देखो ये नेचुरल है, मतलब क्या हो रहा है, मधुमक्खी और बीटल ये परागित पुष्प में होती क्या है, ये बहुत जो है सस्ती है, संवरती है, सुगंध वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और फिर एक जो है मलिन गंध स्त्रावित करती है जिसको जो है सूंघते सूंघते प्राणी वहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग भी तो क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्यों, कि कोई तो आकर्षित हो। हम लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं कि कोई तो आकर्षित हो। इसके बाद एक गाना सुना था मैंने कि लड़की करे मेकअप लड़कों के वास्ते, ऐसा कुछ था। तो क्यों मतलब मेकअप वगैरह, अगर अब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई देखता ही नहीं, कोई आकर्षित ही नहीं होता तो क्या कोई मेकअप करता, नहीं करता। तो नेचुरल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प की बात करें तो यहाँ पे जब प्राणी भेंट करते हैं इनसे पुष्प से, तो इनको क्या लाभ होता है, क्या पारितोष उपलब्ध होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इनको पारितोष के रूप में मिलता है मकरंद। क्लियर है, किसको, प्राणी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, शायद आपने किए होंगे ऐसे काम या करते देखे होंगे कि जो प्रेमी जोड़ा रहता है मजनू लोगों का, वो क्या करता है, पहले फ़ोन तो चलते नहीं थे तो पहले चिट्ठियाँ चलती थी। तो एक बच्चे को इधर से चिट्ठी देते थे तो वो उधर पहुँचाता था, उधर से देते थे तो इधर पहुँचाता था। तो उसको बदले में मिलता क्या था, उसको मिलती थी बेचारे को चॉकलेट्स, तो वो बड़ा खुश होता था।
तो यही कहानी यहाँ पे भी है, तो ये याद रखना, पारितोष के रूप में प्राणियों को क्या मिलता है, मकरंद मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ पुष्प प्रजातियों की बात करें तो उनको पुरस्कार जो है अंडा देने की सुरक्षित जगह पर होता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस की बात करें तो लगभग 6 फुट ऊंचा ये प्लांट होता है, प्लांट ही नहीं पुष्प होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये एक पूछ सकते हैं नीट में, और ये आप बाबा गूगल भी करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये लगभग हमारे जितना बड़ा पुष्प होता है अमोर्फोफेलस का। इसके बाद सेकंड बात करें सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए जीवित रहते हैं। तो सलभ की एक प्रजाति और युक्का पादप के बीच में ये देखने को मिलता है, जिसको अपन युक्का मौत रिलेशनशिप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सी रिलेशनशिप, मजनू वाली नहीं, युक्का मौत रिलेशनशिप। ये एक दूसरे के बिना जो है जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे जो है पुष्प में जो है पुष्प का अंडाशय है, और वहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन आते हैं। तो यहाँ पे एक कोष्ठक रहता है जिसको अपन ओवेरियन कैविटी कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे इस पुष्पाशय की बात करें तो यहाँ पे पुष्प का जो अंडाशय होता है, यहाँ पे सलभ के अंडे रखे रहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, लार्वा के द्वारा जो है अंडे से 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो। वन मिनट। ओके चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब यही देखते हैं, पुष्प का अंडाशय। अब क्या होता है, यहाँ पे एक कैविटी है, तो जो सलभ है ना अपने वहाँ पे अंडे रखने आता है, ठीक है। तो जब वो अंडे रखने आता है ना तो वहाँ पे लार्वा के द्वारा जो है जब वहाँ पे अंडे से बाहर आते हैं वो, तो जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है, जब क्या होता है बीज जैसे जैसे विकसित होता है ना, तो जब ये अपने तो अंडे रख दिए, जब ये अपने अंडे लिजाने आता है या फिर रखने आता है तो उस समय क्या होता है इसके ऊपर परागकण लग के आ जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वो अपने परागकण यहाँ पे छोड़ देता है। तो इस तरह से जो है पुष्प यहाँ पे परागित हो जाता है। तो याद रखना है कि सलभ द्वारा यहाँ पे परागित होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ, यानी कि आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब इस डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, तो इस डिवाइस के द्वारा करते हैं कि परागकण को जो है हतोत्साहित करते हैं, यानी कि रोकते हैं, और पर परागण को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो 100 परागण होगा तो क्या होगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन पर परागण होगा तो क्या होगा, अलग अलग पेरेंट्स मिलेंगे, तो नई नई कैटेगरी बनेगी, नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो उसी को अपन कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो अब इसके लिए करना क्या है, देखो मेन पर्पस क्या लेके चलना है, 100 परागण को रोकना है और पर परागण को होने देना है। तो इसके लिए जो है भिन्न काल प्रवक्ता, यानी कि डाइकोगैमी या समकालिक नहीं होना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेल और फीमेल को जो है एक समय पे जो है बड़े ही मत होने दो। तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित हो, यानी कि परागकोश कहीं हो और वर्तिकाग्र और कहीं हो। तो ये दोनों जो है कौन से दोनों, भिन्न काल प्रवक्ता यानी कि समकालिक नहीं होना, और परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर व्यवस्थित होना, ये दोनों जो है 100 युग्मन को रोकते हैं। इसके बाद 100 असामंजस्य, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बोल के देख लेना घर पे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही निकलेगा मुंह से। तो ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों यानी वंशगत प्रक्रम एवं 100 परागण को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि दोनों जो आपस में हैं उनकी वो कंफर्टेबल नहीं होना, मतलब कि जो है आपस में जो है वो यही बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये कंफर्ट ना हो कि मीन्स मेल और फीमेल जो है वो आपस में परागित करने के लिए कंफर्टेबल ना हो या परागित नहीं हो किसी कंडीशन से, तो उसको अपन कह सकते हैं। तो ऐसा पता है ना मजनुओं के बीच में भी होता है, वही वाला है। पराग अंकुरण या स्त्रीकेसर के पराग नली का वृद्धि को रोकना। देखो अब मान लो कि क्या हुआ, परागकण आ रहा है, उसने वर्तिकाग्र पहुंच भी गया है, अब पराग जो है अंकुरण हो जाएंगे या फिर स्त्री केसर से क्या निकलने लगेंगी, पराग नलिका का निर्माण होने लगेगा। तो जो उसकी वृद्धि है उसी को हम लोग रोक देंगे। तो यहाँ पे जो है पॉलिनेशन जो आगे है 100 परागण नहीं होगा। इसके बाद बात करें एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन कर देना।
अब एक पुष्प में एक ही लिंग होगा तो होगा क्या यहाँ पे कि 100 परागण तो हो ही नहीं सकता, मजबूरी में पर परागण ही कराना पड़ेगा। इसके बाद जो है उभयलिंगाश्री या द्विलिंगी पादप हो, जैसे कि मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, अरंडी और मक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब ये जो बता रहा हूँ मैं बाइसेक्सुअल, और अभी मैं बताऊंगा आपको एक लिंगाश्री, ये दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं और दोनों के फंक्शन भी याद रखने हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बाइसेक्सुअल की बात करें तो एग्जाम्पल है अरंडी और मक्का। तो ये अरंडी और मक्का या बाइसेक्सुअल की प्लांट की बात करूँ तो ये 100 परागण को रोकते हैं, लेकिन याद रखना कि सजात पुष्पी को नहीं रोक पाते हैं। फिर से सुनो, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल की बात करें, एग्जाम्पल है अरंडी या मक्का, ये 100 परागण को रोक देते हैं, लेकिन सजात पुष्पी परागण को ये नहीं रोक पाते हैं। अब एक लिंगाश्री या जो है डाइसी प्लांट की बात करूँ तो इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प जो है भिन्न पादपों पर होते हैं, और इस परिस्थिति में ये जो है 100 परागण को और सजात पुष्पी परागण दोनों को रोक देते हैं। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या होता है, पर परागण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है डाइसी प्लांट का, वो है पपीता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए 1 मिनट। तो नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है कृत्रिम संकरीकरण, यानी कि कृत्रिम परागण, जिसको अपन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फसल की उन्नति या प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब तो समझ ही गए आप, मानव के द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वांछित लक्षण वाले परागकण, यानी वांछित मतलब हम जो चाहते वाले हम लोग परागकण लेंगे और उसको कृत्रिम रूप से एक तकनीक के द्वारा जो है वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें 2 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन टेक्निक्स, यानी कि विपुंसन तकनीक, और दूसरा होता है बोरा वस्त्र तकनीकी, जिसको अपन बैगिंग टेक्निक कहते हैं। तो इमैस्कुलेशन टेक्निक में क्या होता है, पुष्प यहाँ पे द्विलिंगी होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बात करते हैं परागकोश में होते हैं परागकण। तो जैसे यहाँ पे परागकोश में परागकण आते हैं तो इसके प्रस्फुटन से पहले, यानी कि जब वो स्फुटन नहीं होते हैं उससे पहले ही जो है कली अवस्था से हम लोग क्या करते हैं, कली अवस्था में ही चिमटी से उसको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, परागकोश को। जब परागकोश को ही हटा दिया तो परागकण तो उसमें रहेंगे ही नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अब क्या करेंगे, पुष्प कैसा हो गया, विपुंसित पुष्प हो गया। तो ये विपुंसित पुष्प को क्या करेंगे, एक थैली से आवृत कर देंगे, यानी थैली से ढक देंगे। क्यों ढक रहे हैं, ताकि अवांछित परागकणों से इसको बचाया जा सके। अवांछित यानी जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे परागकण कहीं धोखे से ना आ जाए, इसलिए अपन उसको जो है एक बैग, थैली, झोला, कुछ भी बोल दो आप, उससे ढक देते हैं। तो ये जो थैली है किसकी बनी होती है, तो ये बटर पेपर की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो बटर पेपर जो एक पतले कागज होते हैं तो उससे अपन ये बनी होती है, तो उस थैले से अपन इसको ढक देते हैं। तो अब क्या होता है, वर्तिकाग्र, अब इसको होने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वर्तिकाग्र जब परिपक्व हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो परागकण हम लोगों को स्थानांतरित करने हैं, कौन से, वांछित वाले जो हम लोग चाहते हैं, थैली को खोल देंगे, परागकण को स्थानांतरित कर देंगे और थैली को पुनः बंद कर देंगे, ताकि इस पर कोई परागकण और ना आ सके। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इमैस्कुलेशन टेक्निक की बात करें तो आपको याद रखना है कि मादा जनक जो है एक लिंगी पुष्प पैदा कर दे तो यहाँ पे विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्प खिलने से पूर्व जो है हम लोग वहाँ पे आवृत जब हो जाती है वहाँ पे वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र जब परिपक्व हो जाएंगी तो हम लोग अपेक्षित परागकण जो होते हैं वहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा समझ लेने दो मुझे। विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। पुष्प खिलने से पूर्व जो है आवृत करके वर्तिकाग्र पूर्व देख, तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इमैस्कुलेशन टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे मादा जनक अगर एक लिंगी पुष्प पैदा कर दे तो वहाँ पे विपुंसन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो एक ही जो है लिंग है तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी तो होंगी ही नहीं।
तो पुष्प खिलने से पूर्व, यानी जब पुष्प नहीं खिलता तो उससे पहले जब वहाँ पे आवृत होता है यानी खुला होता है, तो जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपेक्षित परागकण यानी हम जो चाहते हैं तो वहाँ पे जो है पुष्प पे जो है पुनः आवृत हो जाता है, यानी वहाँ पे पुष्प क्या हो जाता है, पुनः आवृत हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट देखते अपन, पराग और स्त्री केसर संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया। फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया यानी कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये गतिक प्रक्रम है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की घटना को हम लोग कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। फिर से पढ़ता हूँ, वर्तिकाग्र एवं पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट यानी कि इंटर होने तक की जो घटना होती है उसे अपन कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान दे के इसे सुनना। वैसे सिंसियर स्टूडेंट हो तुम लोग, पूरा ऑडियो सिंसियरिटी के साथ सुन ही रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना तो यूट्यूब पे ना और कहीं इस चीज़ के ऑडियो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और ऑडियो सुनना, देखो वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो में हम लोगों की बात करें तो एक और कंसंट्रेशन पावर लगती है कि हम लोगों को देखना भी होता है। ऑडियो को हम लोग जो है बार बार सुन सकते हैं, जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तब हम लोग ऑडियो को सुन सकते हैं। तो ये पढ़ाई की एक हम लोगों ने एक अलग टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश की है कि हम लोग जो है अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए जब हम लोग बाकी काम कर रहे हैं तब भी हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में परागकोश है, परागकोश के अंदर है परागकण। परागकण जो है उड़ते उड़ते या फिर कीट के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा यहाँ पे वर्तिकाग्र तक के पहुँचते हैं। इनके बीच में जो है संवाद होता है यानी बातचीत होती है, और क्या होता है, स्त्रीकेसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा ये आपस में बात करेंगे, समझेंगे। और जो वर्तिकाग्र होती है, स्त्रीकेसर होती है, इसके बाद क्षमता होती है कि पराग को ये पहचान ले। मतलब ऐसा ना हो कि पेड़ आम का हो और परागकण जामुन के आ जाए और वो एक्सेप्ट करके कोई नए ही बीज उगा दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पहचान लेती है। अगर इसने पहचान लिया तो अब होगा क्या, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका ऊतकों के माध्यम से यहाँ पे पराग नली जो है वृद्धि करती है। और पराग नली का जब वृद्धि करती है तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पराग नली में जब ये वृद्धि करती है पराग नली का, तो 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक कैसे हुए आपको पता है ना, जब हम लोगों ने परागकण पढ़े थे तो उसमें एक जो है जनन कोशिका थी, तो वही आगे जाके जो है उसमें विभाजन हो जाएगा, तो 1 नर युग्मक से 2 नर युग्मक बन जाएंगे। तो अब होगा क्या, परागकण यहाँ पे 2 कोश की स्थिति में रहेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि 2 कोश की स्थिति में परागकण रहते हैं तो कितने % आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है, ये 60%। बाकियों में क्या होता है, तो यहाँ पे जब पराग नली की शुरुआत होती है तो यहाँ पे 2 नर युग्मक होते हैं, लेकिन परागकोश यहाँ पे 3 कोश की स्थिति में होते हैं। तो 2 नर युग्मक और 1 कौन सी होती है, कायिक कोशिका, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो पराग नली की, तो यहाँ पे 1 सहायक कोशिका में ये प्रवेश करेंगी। तो अब ये पराग नली जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसमें एक होती है कायिक कोशिका और 2 होते हैं नर युग्मक। कायिक कोशिका का काम क्या है, नर युग्मक को पोषण वगैरह देना, जो पोषण वोषण देने के बाद में जो है ये नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो ये पराग नली है यानी पॉलिन ट्यूब है, ये जो है सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स कोशिका से एंटर करेंगी। और इस वहीं से इंटर क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ना सहायक कोशिका के पास में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पराग नली को दिशा निर्देशित प्रदान करता है। तो जैसे ही यहाँ पे जो है सहायक कोशिका से हमारी पॉलिन ट्यूब इंटर करेंगी तो सबसे पहले एक नर युग्मक मिलेगा अंड कोशिका से। तो जैसे ही अंड कोशिका से मिलता है, 1 मिनट, चलिए कोई तो आया था जो चले गया है, और हम पढ़ रहे थे कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ मिलता है। और यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके बना लेते हैं, मतलब पहले तो क्या होता है, एक नर युग्मक किससे मिला, अंड कोशिका से। तो अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मक,
और एक क्या होगा नर युग्मक। तो दोनों युग्मक आपस में मिलके क्या होंगे, संयोजित होंगे यानी कि संलयन होंगे, तो इसको अपन कहेंगे युग्मक संलयन। युग्मक संलयन के बाद क्या होता है, तो जाइगोट बनता है जिसको अपन युग्मनज कहते हैं, जो 2n होता है, और युग्मनज से बनता है फिर भ्रूण। अब इसको यहाँ तक के रोकते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी के आगे। तो जो दूसरा नर युग्मक है ये पहुँचता है 2 ध्रुवी केंद्रक के पास में। तो 2 ध्रुवी केंद्रक जो डिप्लॉइड थे और नर युग्मक भी क्या होगा, डिप्लॉइड, सॉरी हैप्लॉइड होंगे। तो नर युग्मक भी हैप्लॉइड होगा, ध्रुवी केंद्रक भी हैप्लॉइड होंगे यानी कि अगुणित होंगे। तो अब 3 मिल गए हैं, तो इसको अपन कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी भ्रूण कोष नहीं है, याद रखना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये 3n होता है। 3n कैसे हुआ, नर युग्मक का 1n और 2 ध्रुवी केंद्रक के 2n, तो ये हो गया 3n। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन के दौरान फिर निर्माण होता है भ्रूण पोष का, कोष नहीं है, बार बार याद रखना, भ्रूण पोष है जो भ्रूण को पोषण देगा। तो अब ये जो भ्रूण पोष है, अब ये भ्रूण को पोषण प्रदान करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि पहले किसका निर्माण होता है, भ्रूण का या भ्रूण पोष का, तो याद रखना पहले भ्रूण पोष का होगा, फिर वो पोषण देगा भ्रूण को, फिर बनेगा भ्रूण। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, 2 बार संलयन हुआ, एक बार युग्मक संलयन और दूसरी बार त्रिसंलयन। तो इन दोनों को मिला के कह देते हैं अपन डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो इसकी खोज की है नवाश्चिन ने, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाएं यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि भ्रूणपोष एवं भ्रूण का विकास जो है ये दोहरे निषेचन के द्वारा होता है, ये अपन देख ही चुके हैं अभी। और क्या होता है, जो बीजांड है ये परिपक्व होकर बन जाएगा बीज, और जो अंडाशय है वो विकसित होकर बन जाएगा फल। इसके बाद अपन बात करें भ्रूणपोष की यानी कि एंडोस्पर्म की। तो यहाँ पे पेन अपन ने पढ़ा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो क्या होता है, एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, अनेक केंद्रक बन जाते हैं जो भित्ति रहित होते हैं, उसमें कोई भी भित्ति नहीं होता है, जिसको अपन कहते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणकोष, यानी कि इसको कहते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, जिसको अपन कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसका उदाहरण क्या है, कच्चे नारियल का पानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो उदाहरण क्या है, कच्चे नारियल का तेल, कच्चे नारियल का पानी। इसके बाद हम लोग बात करें तो आगे क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे भित्ति का निर्माण होता है तो इसको अपन सेलुलर भ्रूणकोष कह देते हैं, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म, कोष नहीं, किसी बेवकूफ़ ने, यानी मैं ही वो बेवकूफ़ हूँ जिसने पोष की जगह कोष लिख दिया है। तो कोष की भ्रूण पोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म यहाँ पे बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो नारियल का सफ़ेद गुदा होता है जिसको अपन गिरी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, नारियल का जो सफ़ेद वाला भाग है वो कोशिकी वाला भाग है, और जो उसका पानी होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं जिसको अपन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें भ्रूण की। तो अगर हम लोग यहाँ पे भ्रूण की बात करें तो भ्रूण का जो विकास है उसको अपन कहते हैं भ्रूणोद्भव। इसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में समान होती है। भ्रूणोद्भव की बात करें तो सबसे पहले तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर बनेगा यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि होती है इसकी। तो 3 हम लोगों को जो है साइज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, साइज एंड शेप। तो एक देखने को मिलता है ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार, गोलाकार से फिर बनेगा हृदयाकार यानी कि हार्ट शेप, और हार्ट शेप से बनेगा फिर परिपक्व भ्रूण जिसको अपन मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो द्विबीजपत्री भ्रूण जिसको अपन डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं। तो डाइकोट में क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है कि 2 बीजपत्र होते हैं यानी कि 2 कॉटिलेडन होते हैं। एक एक्सिस वाला भाग होता है जिसको अपन एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं, और वहीं पे जो है इपिकोटाइल होता है। इपी का मतलब क्या था, ऊपर, इपिकोटाइल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, और उन्हीं के बीच में होता है प्रांकुर जिसको अपन प्लेम्यूल कहते हैं। तो जहाँ पे इपिकोटाइल समाप्त होता है उसे अपन प्लेम्यूल कहते हैं। क्या समझ में आया, जहाँ पे इपिकोटाइल समाप्त होता है उसे अपन प्लेम्यूल कह देते हैं।
इसके फिर आगे हम लोग देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या होगा, नीचे। तो ये बीज पत्रों के नीचे बेलनाकार प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ पे हाइपोकोटाइल खत्म होता है ना, उसे अपन रेडिकल कह देते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे इपिकोटाइल खत्म होता है उसे प्लेम्यूल कहते हैं, और जहाँ पे हाइपोकोटाइल समाप्त होता है उसे अपन रेडिकल कहते हैं। तो आपको पता होगा पहले से, प्लेम्यूल से क्या होता है, तने का निर्माण होता है, और रेडिकल से जो है जड़ का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मूलांकुर के नीचे जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन रूट कैप कहते हैं, जिससे मूलांकुर या रेडिकल आवृत होता है, यानी कि कवर्ड होता है, जिसको अपन मूल गोप या फिर रूट कैप कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण की बात करें जिसको अपन लिखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बीजपत्र है, जी हाँ ठीक है, तो बीजपत्र यहाँ पे नहीं होता है। बीजपत्र की जगह हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे होता है स्कूटेलम। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अब स्कूटेलम की बात करें तो एक घास परिवार में देखने को मिलता है, और प्रसल्क के समान होता है, यानी शिल्ड के आकार का होता है। इसके बाद बीजपत्र यहाँ पे नहीं होता है, और भ्रूणी अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर ये हम लोगों को स्थित होता है, ये जिसको अपन स्कूटेलम कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ऊपर साइड हम लोगों को सूट अपेक्स देखने को मिलता है। सूट यानी क्या होता है, तना, और अपेक्स मतलब शीर्ष वाला भाग ऊपर। उसी के आगे जो है अपने को एक कलिका देखने को मिलेंगी जो आद्य होंगी, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगी। ऊपर साइड हम लोगों को इपिकोटाइल देखने को मिल जाएगा। आपको अभी मैंने बताया इपी का मतलब ऊपर, तो ये स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके बाद यहाँ पे भ्रूणी अक्ष होता है, यानी कि एम्ब्रियो एक्सिस। उसके नीचे हाइपोकोटाइल, फिर एक बाहर स्ट्रक्चर एक निकला रहता है जिसको अपन इपीब्लास्ट कहते हैं। नीचे हम लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको अपन कोलियोराइजा कहते हैं, जो इस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। तो मूलांकुर चोल में क्या होता है, मतलब इसने चोली नहीं पहनी है, ना ही कोई चोला पहना है, लेकिन याद रखना है मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा। कोलियोराइजा की बात करें तो भ्रूणी अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण होता है जो बिना पर्त से जो है आवृत रहता है, उसको अपन कोलियोराइजा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को रेडिकल देखने को मिलेगा जिसको अपन मूलांकुर कहते हैं, और जो मूलांकुर का आवरण होता है उसको अपन कह देते हैं यहाँ पे कोलेप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल। क्लियर है? तो यहाँ पे एक हो गया हमारा प्रांकुर चोल जिसको अपन कोलेप्टाइल कहते हैं, जो प्रांकुर का आवरण होता है, और जो मूलांकुर का आवरण होता है उसको अपन कहते हैं मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा। और आपको पता है मूलांकुर के नीचे एक क्या होता है, रूट कैप। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो ये पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है बीज, जिसको अपन कहते हैं सीड। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सीड की। तो ये आवृत बीजियों की बात करें तो उसमें लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है, यानी हम लोग अभी तक के जितनी भी प्रोसेस देखी अभी तक के, हमारा लास्ट रिजल्ट क्या था, बीज, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे निषेचित बीजांड के रूप में ये जो है वर्णित है, फलों के अंदर पैदा होता है। अब बीज की बात करूँ तो एक इसमें होता है कोटिलीडन वाला पार्ट। आपको पता है ना द्विबीजपत्री में कितने कोटिलीडन होते हैं, 2 होते हैं। तो कोटिलीडन की बात करें तो इसमें आरक्षित आहार भंडार होता है, इसी वजह से फूली हुई होती है, वह स्थूल होती है जिसको अपन लेग्यूम कहते हैं। तो लेग्यूम पादप कौन से होते हैं, अधिकतर दाल वाले। इसीलिए तो बोला जाता है कि दालें हमें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उसमें आरक्षित आहार भंडार रहता है, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो आप जब चने वने को उठा के देखोगे, चने को तो ठीक है वने पता नहीं, पर चने की बात करें तो जब चने को उठा के देखोगे आप, तो वहाँ पे जो इसका भ्रूणी अक्ष होगा वहाँ पे एक अखुआ होगा जिसको अपन हाइलम कहते हैं। तो हाइलम की बात करें तो जहाँ पे गेप होता है खाली वाला उसको अपन हाइलम कहेंगे। इसके बाद बीजांड द्वार होता है। इसके बाद पता ही है आपको एक बाहरी आवरण होता है, आंतरिक आवरण होता है। तो यहाँ पे बाहरी आवरण को कहते हैं अपन बीज चोल यानी कि टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। और दूसरा आवरण होता है इनर वाला टैगमैन। तो ये 2 आवरण याद रखने हैं। इसके बाद एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री बीज था। अब एक बीजपत्री बीज की बात करें जो मक्के में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर साइड एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे यानी कि भ्रूण पोष। फिर देखने को मिलेगा हमें जो है प्रांकुर, और प्रांकुर का आवरण कौन सा होगा, प्रांकुर चोल
जिसको अपन यहाँ पे प्लेम्यूल कहेंगे। याद रखना वहाँ पे और यहाँ पे अंतर था, ठीक है ना। वहाँ पे प्रांकुर चोल को अपन क्या कह रहे थे, कोलेप्टाइल कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन प्रांकुर चोल को क्या कहेंगे बीज में, उसको अपन कहेंगे, शायद मुझसे ही गलती हो गई, सही है, तो मेरे जैसे बेवकूफ़ ने कुछ गलती कर दी तो वही कहेंगे जो कहते थे। क्या कहते हैं प्रांकुर चोल को, तो प्रांकुर चोल को जो है कोलेप्टाइल ही कहते हैं। और यहाँ पे मूलांकुर के आवरण को क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्कूटेलम होता है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें बीज के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब टाइप ऑफ सीड या बीज के प्रकार की बात करें तो एक होता है गैर एल्ब्यूमिनस, या फिर इसको लिखते हैं अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि नॉन एंडोस्पर्म सीड। और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस बीज, या फिर जो है भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म सीड। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गैर एल्ब्यूमिनस की। तो यहाँ पे अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है। मतलब क्या होता है समझो, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। भ्रूणपोष नहीं होता है। भ्रूणपोष का काम क्या था, भ्रूण को पोषण देना। अब भ्रूण पूरा खा जाएगा तो यहाँ पे कोई भी अवशिष्ट नहीं बचेगा, तो उसको कहेंगे नॉन एंडोस्पर्म सीड, यानी कि कोई भी यहाँ पे बचा हुआ भ्रूणपोष नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, मटर, मूंगफली, सेम और चना, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको याद रखना MMSC, यानी माँ ने MSC की। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंडोस्पर्म सीड की। तो यहाँ पे भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष बच जाता है, यानी क्या होता है, भ्रूण पूरी तरीके से नहीं खाता है भ्रूणपोष को और कुछ भाग शेष बच जाता है, तो उसको अपन एंडोस्पर्म सीड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, बाजरा, अरंडी, गेहूं, मक्का, सूरजमुखी। तो इसको याद रखोगे BAGMS। अच्छा, तो माँ ने MSC कर ली थी ना, तो माँ भाग गई और माँ ने जो है MS कर लिया। MS यानी कि ये जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो उसको MS कहते हैं, MS ऑफिस वगैरह जो होता है, तो वो कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कभी कभार। तो कभी कभार जो है कुछ बीजों में न्यूसेलस भी शेष बच जाता है। न्यूसेलस पढ़ा था ना अपन ने बीजांड में, या ओवल पढ़ा था, या दीर्घ बीजाणुधानी का जो डायग्राम पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ा था जो न्यूसेलस होता है, वहाँ पे जो है क्या होता है, कुछ बीजों में न्यूसेलस शेष बच जाता है। तो जो अवशिष्ट जो है बीजांडकाय होता है उसको अपन कहते हैं परिभ्रूणपोष, यानी कि पेरिस्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना और कंफ्यूज मत होना। पेरिस्पर्म नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके देखना ऑडियो को, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो पेरिस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे काली मिर्च और चुकंदर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बीज में क्या होता है, बीजांड अध्यावरण पढ़ चुके अपन, 2 आवरण होता है बीजांड में। एक होता है बीजांड द्वार, यहाँ से क्वेश्चन आता है याद रखना। तो बीजांड द्वार में छोटे छिद्र होते हैं। आप कोई भी बीज उठाओगे ना तो उसमें देखना पीछे एक छिद्र देखने को मिलेगा, जैसे कि सोयाबीन आप ले लो या फिर मक्का ले लो। सो 1 मिनट, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात करें तो बीज ले लो आप, सोयाबीन का ले लो, तो सोयाबीन में एक छोटा सा गैप देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बीजांड द्वार होता है, छोटे से छिद्र होते हैं, और वहाँ जो है बीज अंकुरन के समय, जब बीज अंकुरन होता है ना, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना बीजांड द्वार में जो छोटा सा छिद्र होता है वहाँ से ऑक्सीजन और जल जाता है। मेल फीमेल देख लेना, जाती है या जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है तो अंदर का जो जल है ना वो सूखते चले जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ चना, आप देखो ना कैसा आता है हरा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पानी सूखता चला जाता है तो बीज क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब बीज शुष्क हो जाता है तो उस बीज में मात्र 10 से लेकर 15% जो है नमी बचती है। और उस बीज में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, चयापचय क्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है और भ्रूण जो है निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे अपन प्रसुप्ति कहते हैं, जिसे अपन डॉर्मेंसी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, डॉर्मेंसी समझ में आ गया। हरा चना है, अब आपने उसको धूप में सुखाया, धीरे धीरे जो है वो शुष्क हो गया, सूखा हो गया, नमी मात्र 10 से 15% बची है, तो ऐसे बीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। उस स्टेज को हम लोग प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। तो क्या होता है, इस बीज को जब अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि नमी, आर्द्रता, O2 यानी ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान, तो ये क्या हो जाता है, यही बीज जो है फिर से अंकुरित हो जाता है जब इसको खेत वेत में डालो या घर पे पानी वानी में रखो। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फल निर्माण के बारे में।
जिसे अपन फ्रूट फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब फ्रूट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो बीजांड है ये परिपक्व होकर बीज बनता है, अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, जो पढ़ चुके हैं अपन। और अंडाशय की दीवार जो है विकसित होकर फल की दीवार के रूप में बनती है, जिसको अपन छिलके कहते हैं फल के। और उन छिलकों को अपन कहते हैं फल भित्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। तो ये याद रखना, सारी प्रोसेस जो है ना साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक अभी होंगी तो दूसरी कल होंगी फिर परसों होंगी, ये एक साथ चलते रहती है। इसलिए आपको भी बोला जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 8 दिन बायो पढ़ा, 1 दिन और 10 दिन जो है केमिस्ट्री पढ़ा और फिर कुछ दिन जो है फिजिक्स पढ़ा, तीनों साथ साथ चलते रहना है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फल की। तो यहाँ पे एक फल हम लोगों को देखने को मिलेंगे शुष्क यानी कि ड्राई, एक देखने को मिलेंगे गुदेदार यानी कि फ्लैसी। तो ड्राई किसमें, जैसे मूंगफली का छिलका कैसा होता है, शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है, सरसों का। और गुदेदार की बात करें, अमरूद जिसे अपन जाम भी कहते हैं, आम और संतरे, इनके जो छिलके होते हैं ना वो रसीले होते हैं, मतलब गुदेदार होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फल की। तो एक होता है सत्य फल, जिसको अपन वास्तविक फल भी कहते हैं यानी कि ट्रू फ्रूट्स। एक होता है कूट या फिर आभासी या मिथ्या फल, जिसको अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है, यहाँ पे फल केवल अंडाशय से विकसित होता है। लेकिन फॉल्स फ्रूट की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, जो फल होता है यह अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसको अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, सेब, स्ट्रॉबेरी और जिसको अपन रसभरी भी कहते हैं, और है अखरोट। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिना निषेचन के कई बार फल जो है विकसित हो जाता है। तो बिना निषेचन के फल विकसित होने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनित फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो उदाहरण क्या है, केला जो बीज रहित होता है। और यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को जो है वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। तो इसको जो वृद्धि हार्मोन के रूप में जो है प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, बीज आवृत बीजियों को जो है अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। तो देखते हैं क्या, प्रजनन की बात करें तो यहाँ पे परागकण और निषेचन जब होता है तो ये जल से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं बात करूँ बीज में, तो बीज में जो बीज जो है आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रोवाइड करते हैं। तो बीज की बात करें तो जब प्रजनन होता है इनमें, तो परागकण और निषेचन के लिए जो है जल इससे स्वतंत्र होते हैं, जल की आवश्यकता नहीं होती है। पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है और अल्पवयस्क नवोद्भिद को पोषण देता है। यानी कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है बहुत सारा खाना भरा रहता है। और जो अल्पवयस्क यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, नवोद्भिद होते हैं, उनको ये पोषण देने का काम करते हैं। जो युवा भ्रूण होता है वो कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। जो युवा भ्रूण होता है उसमें जो है ये कठोर बीज जो है आवरण का काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नवीन जेनेटिक विविधता। बीज की वजह से क्या होता है कि जैसे आपने बीज भी बोए तो जैसे कि मेल और फीमेल के फिर गैमेट आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया जेनेटिक मटेरियल या विविधता या वेरिएशन देखने को मिलेगा। बीज भंडारण, निर्जरीकरण एवं प्रसुप्ति। देखो बीज की बात करें, अगर बीज को आपको भंडारण करना है तो निर्जरीकरण यानी कि बिना पानी, मतलब पानी उसमें सूख जाएगा। और यहाँ पे प्रसुप्ति, मतलब पानी जब सूख जाएगा तो प्रसुप्ति अवस्था में ला के जो है उसको स्टोरेज किया जा सकता है। बीज की जीवन क्षमता की बात करें तो कुछ प्रजातियों में कुछ महीनों की होती है और बहुसंख्य प्रजातियों में कई वर्षों की होती है। और कुछ बीजों में जो सैकड़ों वर्षों तक के भी देखने को मिली है। जैसे कि एक विश्व रिकॉर्ड है प्राचीन बीज जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। तो ये आर्कटिक टुंड्रा की जब को खुदाई की गई, खनिज किया गया, तो अनुमानित रिकॉर्ड है कि ये 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद जो है यहाँ पे इस बीज को जो है अंकुरित एवं पुष्पित किया गया था। तो ये याद रखना है। दूसरा फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। तो हाल ही में ये जो है खजूर के बीज होते हैं, 2000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। तो मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल के पास में जब पुरातात्विक खुदाई हुई तो उस दौरान इनकी खोज हुई थी। इसके बाद बात करें आर्किड फल की, तो प्रत्येक फल में जो है 1000 लघु बीज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परजीवी प्रजाति के फल। परजीवी यानी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो इसमें देखने को मिलता है ओरोबैंकी तथा स्ट्राइका। और अंजीर की बात करें जिसको अपन फाइकस कहते हैं, तो इसमें लाखों के बीज होते हैं, मतलब लाखों में बीज होते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, असंख्य जनन एवं बहुभ्रूणता यानी कि एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी।
तो असंख्य जनन की बात करें तो बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रोसेस इसमें होती है। तो एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रेसिया तथा घास। फिर से समझो, असंख्य जनन एपोमिक्सिस की बात करें तो बिना निषेचन के बीज पैदा करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने फल की बात की थी बिना निषेचन के। अब क्या हो रहा है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रोसेस को अपन यहाँ पे कहते हैं असंख्य जनन। एग्जाम्पल याद रखना है, एस्ट्रेसिया तथा घास। तो असंख्य जनन की बात करें तो अलिंगी प्रजनन है, यानी अलैंगिक प्रजनन है। ये अलैंगिक जनन के समान ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बिना निषेचन के हो रहा है तो एक ही जनक भाग लेगा। जो लैंगिक जनन का अनुहारक है, लैंगिक जनन का अनुहारक है मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन को ही मिमिक करता है, उसी की तरह कार्य करता है लैंगिक जनन के समान। इसके बाद हम लोग बात करें बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीइम्ब्रियोनी, जैसे कि नाम में ही लिखा है बहुभ्रूणता, यानी एक बीज में अनेक भ्रूण उपस्थित होते हैं। उदाहरण क्या है, नींबू वंश जिसको अपन सिट्रस कहते हैं, और आम की किस्मों में भी ये देखने को मिल जाता है। बहुत से खाद्य एवं साग फसलों की बात करें तो जिसमें संकर किस्मों को उगाया जाता है, तो यहाँ पे जो है संकर किस्मों को जब उगाया जाता है तो यहाँ पे असंख्य जनन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, क्योंकि असंख्य जनन में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। तो यहाँ पे संकर संतति जो होती है ये किसानों के लिए जो है, किसान को प्रतिवर्ष उपयोग में लाई जाने के लिए उगाई जाती है, ताकि किसान इसको प्रतिवर्ष उपयोग कर सके। क्योंकि यहाँ पे असंख्य जनन में क्या होगा, संकर संतति यानी हाइब्रिड संतति की बात करें, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, अच्छी से अच्छी संतति। यानी अभी अपन ने पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम जो चाहते हैं वही परागकण को क्या कराते हैं, अपन परागित करा देते हैं। तो इनको संकर संतति मिलती है, यानी कि हाइब्रिड जो है बीज मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अच्छे से अच्छे बीज मिलते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि आप असंख्य जनन से इसको तैयार किया गया, तो जैसे आप बीज बोओगे वैसे ही उगेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन आएगा ही नहीं। जैसा बीज बोओगे आप वैसे ही आपको मिलेगा। तो कोई पृथक्करण की विशिष्टता इसमें नहीं होती है, कोई भी पृथक्करण नहीं होता है, जैसा बीज बोओगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसके बाद बात करें संकर किस्मों में, तो यहाँ पे बीज की समस्या क्या है कि इसको हर साल उगाना होता है। तो एक ये समस्या है कि जो हाइब्रिड बीज है इसको हर वर्ष उगाया जाता है। यहाँ पे जो संतति होती है, संकर बीज की विशिष्टता यथावत नहीं रहती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो संतति होती है, संकर बीज जो रहता है, हाइब्रिड बीज की विशिष्टता जो है यथावत नहीं रहती है। मतलब आपको क्या होगा, हर साल उगाना ही उगाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा ना, आपने खेत में बोया और जैसे ही वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, मेल फीमेल आपस में मिलेंगे, नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा, तो वहाँ पे संकर बीज में जो वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। मतलब वो जैसे के वैसे नहीं बने रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसको फिर हर साल उगाना ही उगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। थोड़ा सा लंबा जो है ऑडियो बना है, तो आपको पता है हम लोग नीट वाले हैं, हम लोगों को इतने लंबे लंबे ऑडियो लेक्चर सुनने की आदत होनी चाहिए। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो ऑडियो मिलते रहें। और इस ऑडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन अगर इस फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस ऑडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे और आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू।